Hello friends, we are recording this video for a specific query and my opinion to this query or rather view to that query. अभी recently जो बजट आया उस बजट में एक सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 142 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल 2024 and section which has been inserted or rather proposed to be inserted is 128 capital A, जहाँ पे उन्होंने कुछ रिलीफ्स देने की बात की है, that certain reliefs will be provided to the taxpayers. मैं आज वो सेक्शन डिस्कस करने के लिए नहीं हूँ, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग कि क्या वो सेक्शन में रिलीफ्स है नहीं है. एक सिंपल स्पेसिफिक क्वेरी है, बहुत सारे लोगों ने वो क्वेरी मुझसे पूछी है, इसलिए आई थॉट इट फिट to record this video and share my views. I am not sure whether these views are going to be subscribed and endorsed by the others also or the experts also, but this is my view and therefore I am sticking to that. Query ये है कि आज अगर 73 में मेरे पास अगर कोई ऑर्डर है जिसके अंदर केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवरेबल है, देयर इज नो टैक्स अमाउंट विच इज मेंशन्ड, सो क्या सेक्शन 128 कैपिटल ए एप्लीकेबल होगा? दैट इज द क्वेरी. मीनिंग देयर बाई कोई एलिगेशंस थे, लेट से ऑडिट हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें 50 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी, पेनल्टी की लायबिलिटी थी. आई हैव डिस्चार्ज दैट लायबिलिटी. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कि वो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है 50 लाख और 50 लाख अप्रोप्रिएट किया नहीं किया. आई एम सिंपली सेइंग द ऑर्डर विच इज इशूड says that you are liable to pay interest under section 50 and the penalty under section so and so. That is what is the order is. 73 में उसने मेरे से पेनल्टी भी मांगी. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 128A जो अमेंडेड सेक्शन है, क्या उसमें जो रिलीफ इंटरेस्ट और पेनल्टी का है वो मुझे मिलेगा? सर, अगर मैं सेक्शन ब्रीफ में एक बार देखूंगे क्लॉजेस क्या हैं, तो let me read it. It says, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, that means it starts with a non-obstant clause. It overrides the other provisions of the act, where any amount of the tax is payable. Please mark this. It says tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with. If any tax is payable by a person in accordance with what, then there are three options given, three situations given. First, a notice issued under section 73(1) or a statement under section 73(3) and where no order under section 73(9) has been issued, meaning thereby notice की स्टेज पे है, उसमें ऑर्डर पास नहीं हुआ अभी. और क्लॉज बी, an order has been passed under subsection 9 of section 73 and where no order under subsection 11 of section 107 or subsection 1 of 108, meaning thereby ऑर्डर की स्टेज पे है, अपील का ऑर्डर पास नहीं हुआ. मे बी यू हैव फाइल्ड एन अपील बट अपील का ऑर्डर पास नहीं हुआ है. एंड थर्ड, एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 107(11) और 108(1), अपील का ऑर्डर भी पास हो गया लेकिन कोई ऑर्डर ट्राइब्यूनल का पास नहीं हुआ. ये तीन सिचुएशन है जब आप इस स्कीम में या 128A का रिलीफ ले सकते हो. तो इट सेज इन अकॉर्डेंस विद ईदर नोटिस स्टेज और ऑर्डर स्टेज और द ट्राइब्यूनल स्टेज, ईदर ऑफ द थ्री स्टेज. यानी नोटिस स्टेज पे ऑर्डर पास नहीं हुआ, नोटिस पे है. दूसरा, ऑर्डर पास हो गया लेकिन अपील का ऑर्डर नहीं हुआ, फर्स्ट अपील का ऑर्डर भी हो गया लेकिन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर नहीं हुआ. ये तीन सिचुएशंस में आप कर सकते हो. एंड देन इट सेज pertaining to the period 1st July 2017 till 31st March 2020 और अ पार्ट देयर ऑफ. तो कोई भी पीरियड 1 जुलाई 17 से लेकर 20 मार्च तक 2020 31 मार्च तक, या इसका कोई भी पार्ट. And then this is something which is very important. It says, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or order referred to in clause A, B or C. Meaning thereby he has to pay the full amount of the tax which is payable as per notice or as per the order और एज पर दी फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर. ये तीन सिचुएशंस जो इसमें बोली गई है, एज द केस में बी, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल.
तो उस डेट से पहले अगर वो भर देता है तो नो इंटरेस्ट एंड अंडर सेक्शन 50 एंड पेनल्टी अंडर दिस एक्ट शैल बी पेबल एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस or order or statement as the case may be shall be deemed to be concluded subject to the conditions as may be prescribed. So we'll have to wait for the rules to come. क्या डेट आती है और क्या मैनर या क्या वो कंडीशंस ले डाउन करते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए. लेकिन अपेरेंटली मेरा व्यू ये है कि अगर आपके ऑर्डर में, क्योंकि देयर हैज टू बी टैक्स पेबल ईदर एट द स्टेज ऑफ नोटिस, अगर नोटिस में भी टैक्स पेबल नहीं है, केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो. अगर ऑर्डर में टैक्स पेबल नहीं है, इंटरेस्ट और पेनल्टी है, उस स्टेज पे आप हो यानी क्लॉज बी, और आपने अपील फाइल की इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए, तो भी आप एलिजिबल नहीं है. और अगर फर्स्ट अपील में इंटरेस्ट और पेनल्टी कंफर्म हुआ है एंड सेकेंड अपील की आप वेट कर रहे हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो. मीनिंग देयर बाई देयर हैज टू बी अ टैक्स पेबल. इफ देयर इज नो टैक्स पेबल एज पर द नोटिस और द ऑर्डर और द फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर, you are not eligible for section 128 capital A. This is what I can read because I read it in conjunction. It says where any amount of tax is payable by a person in accordance with either notice or order or first appellate order, and then it says for a period and the tax is paid as per that notice. So if there is no tax which is paid as per this notice or order or the first appellate order, I am of the view that you fall out of this 128 capital A, and therefore this is my view कि आप उस स्कीम में या 128A की बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर नहीं ले पाएंगे. ऑल्दो ये व्यू थोड़ा सा अग्रेसिव व्यू है बिकॉज दैट शुड नॉट बी द पर्पज ऑफ द लॉ, बट दिस इज हाउ द लॉ is getting interpreted. So maybe वहाँ पे कुछ anomaly है, we'll have to wait for some clarifications. But अभी हम पढ़ते हैं तो literal reading के बाद यही meaning आती है, there has to be a tax which is payable. If there is no tax payable, 128 capital A not applicable. Thank you friends. I hope that this view of mine will be endorsed by couple of people. I can very well understand that there are certain experts who may not be agreeing to this view, but being a professional, being an advisor, this is my duty to share my views honestly and bluntly. Thank you very much.